हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम बेस थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस थ्योरम किस तरह से अप्लाई की जाती है, किसी क्वेश्चन को बेस थ्योरम की हेल्प से किस तरह से सोल्व किया जाता है, इन तमाम बातों पर इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बेस थ्योरम को समझना है तो बेस थ्योरम को बेसिक से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर एक सैंपल स्पेस हम ले लेते हैं। ये कोई सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि, और इसका हमें पार्टीशन करना है। और सैंपल स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। तो ये एक सैंपल स्पेस है और इसका टोटल एरिया कितना होता है? 1 होता है ना। इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है? 1। और हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी एस कितनी होती है? 1। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि कोई इवेंट होगी तो इन्हीं में से होगी, है ना। एस में से ही वो इवेंट होती है, क्योंकि इवेंट इस सैंपल स्पेस का ही सबसेट होती है। तो जितनी भी इवेंट्स हैं, अगर उन सबको आपस में मिला दिया जाए तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ये एक बेसिक सी बात है। चलिए, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसका पार्टीशन करना है। पार्टीशन कैसे किया जाता है? देखो, इसमें से कोई पार्ट हम निकाल लेंगे, फिर एक और दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं? पार्टीशन करते हैं। तो हमने यहाँ से एक हिस्सा निकाल लिया। सपोज कीजिए ये क्या है? ये वाला पार्ट मान लिया E1 है, और इस सैंपल स्पेस का हर एक पार्ट इस सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, और वही होती है इवेंट। उसी को क्या कहते हैं? घटना। तो यहाँ पर ये हमने एक पार्ट निकाल लिया, मान लिया वो क्या है? E1। अब देखो, यहाँ पर हमने एक और पार्ट निकाल लिया। सपोज कीजिए ये क्या है? E2। इस तरह से हम एक और निकाल लेंगे, उसको बोल देते हैं E3। और इस तरह से यहाँ पर एक और पार्ट हमने निकाल लिया, वो है E4। इस तरह से हमने इसके टोटल कितने पार्ट्स कर दिए? n। तो सपोज कीजिए n वा पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये लीजिए, ये इसका nth पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इसकी क्या डेफिनेशन है? ये जो E1, E2, E3, En, ये सब क्या है? इस एस के पार्टीशन है। तो देखो, पार्टीशन को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक सैंपल ले लेता हूँ। देखो, मान लीजिए कि ये एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। इसी का मैंने एक सैंपल ले लिया है, ये ब्लैंक शीट है। ये क्या है? सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। अब इसका अगर हमें पार्टीशन करना है तो हम क्या करेंगे? इसका एक पार्ट हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट निकाला, सपोज कीजिए ये क्या है? E1 है। फिर इसी तरह से हमने इसका एक और दूसरा पार्ट निकाल लिया इस तरह से। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा पार्ट, है ना। हम क्या कर रहे हैं? सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने E1, E2 इसमें से निकाल लिया, और उसके बाद देखो ये और पार्टीशन हमने कर दिए, है ना। बहुत सारे पार्टीशन हम करेंगे इस तरह से। तो इस सैंपल स्पेस के देखो बहुत सारे पार्टीशन हमने कर दिए। टोटल कितने पार्ट्स किए हमने? n पार्ट्स। तो इस तरह से सैंपल स्पेस के हमने क्या किए? n पार्ट्स हमने कर दिए, है ना। एक पार्ट नीचे गिर भी गया है, मान लीजिए कितने हैं टोटल? ये n पार्ट है। अब यहाँ पर ये सब क्या है? उस सैंपल स्पेस का पार्टीशन होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझें। यहाँ इसका टोटल एरिया कितना होता है? 1 होता है। जब हम पार्टीशन करेंगे तो कोई ना कोई, चाहे ये कितना ही मिनिमम क्यों ना हो जाए, कितना ही मिनिमम पार्ट क्यों ना हो जाए, इसका जो एरिया होगा वो नॉन जीरो होगा, है ना। नॉन जीरो पार्ट हमें लेना पड़ेगा, इसका हमें एक नॉन जीरो एरिया लेना पड़ेगा, तभी जाके तो पार्टीशन होगा ना। अदरवाइज देखो, इसका पार्टीशन नहीं हो पाएगा। जो भी हिस्सा हम लेंगे वो रियल पार्ट होना चाहिए, उसका कोई ना कोई वेटेज होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एरिया होना चाहिए, तभी तो वो पार्टीशन माना जाएगा। बर्थडे के दिन हम केक खिलाते हैं, तो केक जब खिलाते हैं तो उसका कोई ना कोई रियल पार्ट हम काट के खिलाते हैं, है ना, तब जाके वो केक खाया हुआ माना जाता है। अदरवाइज काल्पनिक रूप से खिलाएं, हम ऐसे ही उठा लिया हमने और हाथ में कुछ भी नहीं लिया, बिल्कुल उसका वेटेज 0 खिला दिया, तो फिर वो केक खाया हुआ नहीं माना जाता। एक रियल पार्ट हमें उस केक का लेना पड़ेगा, है ना। जब भी हम उसके पार्टीशन करेंगे कोई ना कोई रियल पार्ट लेना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ सैंपल स्पेस के हमने बहुत सारे पार्टीशन किए हैं। अब देखो, इसकी सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इस सबको वापस मिला दें, तो क्या हो जाएगा? वापस हमें पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली बात देखो,
सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। है ना, एस क्या है, सैंपल स्पेस। और यहां पर कुछ इवेंट्स हम ले लेते हैं। ये जो भी हम पार्ट करेंगे ये इवेंट ही होगी, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सैंपल स्पेस के सबसेट हैं। और सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है क्या होती है, इवेंट, घटना। सब घटनाएं E1, E2 और En प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन कहलाती है। देखो यहाँ पर कुछ बातें हमें लिखनी पड़ेगी और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं सैंपल स्पेस के पार्टीशंस के। देखो किस कंडीशन में ये E1, E2 पार्टीशंस होंगे। सबसे पहली बात आप देखें, अगर हम इन सब E1, E2, En इन सबको आपस में मिला दें तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इन सब का जो यूनियन है क्या होना चाहिए, पहली बात क्या है, देखो अगर हम E1 यूनियन E2 सभी को वापस मिला दें, इनका अगर हम यूनियन ले लें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसी के तो पार्ट्स कर रहे हैं, इसी का हमने पार्टीशन किया और जितने भी पार्टीशन हमने किए हैं उन सबको वापस हम मिला देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात और देखिए, ये जितने भी पार्ट हमने किए हैं इनमें कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। जितने भी हमने पार्टीशंस किए हैं वो सब क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, उनमें आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर देखो EI इंटरसेक्शन EJ क्या है, इज इक्वल टू 5 और I की वैल्यू J के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखो E1 इंटरसेक्शन E2 है ना, I और J इक्वल नहीं है, और E2 इंटरसेक्शन E3 और भी कुछ हो सकता है। तो यहां पर इनमें से कोई सी भी दो इवेंट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, और जब कोई भी कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। और IJ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर IJ की वैल्यू है 1, 2 और अप टू n। और देखिए तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, जो भी पार्टीशन है, ये जो भी पार्टीशन हमने किए हैं ये एक रियल पार्ट होता है। जब हम रियल पार्ट लेते हैं किसी भी रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये कोई स्पेस है ना, सैंपल स्पेस, इसका कोई रियल पार्ट हमने लिया तभी जाके तो पार्टीशन माना जाएगा ना। पार्टीशन तो रियल पार्ट से होगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ये सब रियल पार्ट हमने लिए हैं। और जब हम रियल पार्ट लेंगे इस सैंपल स्पेस का, तो ये जितने भी पार्ट्स हमें मिलेंगे इसका कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो हो नहीं सकता, इसका जो एरिया नॉन जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी EI है इसकी वैल्यू कहाँ होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। कोई ना कोई रियल पार्ट अगर होगा तो वो इसका कोई ना कोई एरिया कवर करेगा। देखो यहाँ पर E1 का भी कोई ना कोई रियल एरिया है ना, और E2 का भी नॉन जीरो एरिया है, E3, E4 जितने भी पार्ट हैं सभी का नॉन जीरो एरिया होगा, और वो सब एक से कम ही होगा क्योंकि हम इस टोटल एरिया तो 1 है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी EI क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो सिंपल सी बात है, देखो ये रियल पार्ट है, इन सब का एरिया 0 से बड़ा है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या होगी, 0 से बड़ी। जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं, ये जितने भी पार्ट हैं वास्तव में देखा जाए तो ये इवेंट है, घटनाएं हैं, और इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी। और सभी को मिला दें तो वापस एस मिल जाएगा।
और कोई भी 2 इवेंट ले लीजिए तो उनमें कोई कॉमन नहीं है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है किसमें, सैंपल स्पेस के पार्टीशन में। तो चलिए जितने भी पार्टीशन है साइड में मैं रख देता हूं। अब यहां पर देखो, हम बेस थ्योरम को समझने से पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होती है उस पर हमें डिस्कस करना है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। देखो ये कब अप्लाई होती है, जैसे ये सैंपल स्पेस और इस सैंपल स्पेस का हमने पार्टीशन किया। पार्टीशन क्या है, E1 E2 E3 En, हमने n भागों में विभाजित कर दिया है ना, n पार्ट्स हमने ले लिए। अब यहां पर एक इवेंट हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई इवेंट क्या है, A। सैंपल स्पेस से संबंधित कोई घटना A। अब A E1 के साथ भी कॉमन रख सकती है ना, कॉमन एलिमेंट E1 के साथ भी हो सकते हैं। इस इवेंट A के कॉमन एलिमेंट E2 के साथ, E4 के साथ, किसी के भी साथ कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई इवेंट अगर A ले ली जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। तो इस A की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें एक बार फिर से सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा। ये कोई सैंपल स्पेस है और इसका हमने अभी पार्टीशन किया था इस तरह से। ये E1 है, ये E2 है और ये यहाँ पर हमने E3 ले लिया और ये हो जाएगा E4 और भी होगा देखो इसके बाद E5 E6 और ये मान लीजिए ये क्या है En। और सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई इवेंट मान लीजिए A इज एनी इवेंट रिलेटेड टू सैंपल स्पेस S। अब यहाँ पर इस A की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, है ना, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। और कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसका एग्जाम्पल भी हम लेंगे। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, पार्टीशन मान लेते हैं। देखो माना E1 E2 और En। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है ना, लिख लीजिए आप E1 E2 अप टू En आर पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस S। अब यहाँ पर ये जो पार्टीशन है, देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पार्टीशंस पे अप्लाई होती है। सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन होता है उसी पे अप्लाई होती है और इन्हीं पार्टीशंस पे बेस थ्योरम भी अप्लाई होती है। तो बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इनके लिए हमें पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती है। और पार्टीशन का देखो, पार्टीशन कैसे चेक करोगे आप, इन सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करो, ये जितने भी पार्टीशन है यहाँ पर, अगर सभी का हमने सम कर लिया तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और ये तो कॉमन सी बात है, हमने पार्टीशन की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था, यही देखा था। आप अगर दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लोगे तो देखो प्रोबेबिलिटी S क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 और En। ठीक है, इस रिलेशन में दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लीजिए तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखो एडिशन थ्योरी लगेगी, प्रायिकता का योग सिद्धांत, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी En, ये हो जाएगा। और इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, क्योंकि PS कितना होता है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो सैंपल स्पेस के जितने भी पार्टीशंस होते हैं सभी पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। ये कॉमन सी बात है ना। और मैंने आपको बताया था अभी सैंपल स्पेस का मैंने पार्टीशन भी किया था, एक ब्लैंक शीट ली थी और वो जितने भी पार्टीशंस हमने लिए उनको अगर आपस में ऐड कर दें तो वापस हमें क्या मिल जाता है, सैंपल स्पेस मिल जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो देखो सैंपल स्पेस के पार्टीशन को चेक करने का यही तरीका है। क्वेश्चन में हमें E1 E2 E3 ये जितने भी पार्टीशंस हैं ये इवेंट की फॉर्म में दिए जाएंगे, घटना के रूप में दिए जाएंगे। अगर उन दी गई घटनाओं की प्रायिकताओं का योग यदि 1 है, प्रोबेबिलिटी का सम यदि 1 है,
तो वो पार्टीशन होगा, है ना। तो पार्टीशन को इस तरह से हम चेक करेंगे, जैसे एक डाइस हमने थ्रो किया, एक पासा उछाला, एक तो सम संख्या आ जाए, इवन नंबर आना, और एक विषम संख्या आना, ओड नंबर। अब देखो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/6। ओड नंबर की भी कितनी होती है, 3/6, है ना। ये इवेंट मान लीजिए E1 है और ये इवेंट मान लीजिए E2 है। तो E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है सम संख्या, इवन नंबर आना, और E2 का मतलब ओड नंबर। तो यहाँ इन दोनों को आप प्लस करके देखिए, अगर इन दोनों को प्लस करें तो 1 हमें मिल जाएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं E1 और E2 क्या हो गया, सैंपल स्पेस का पार्टीशन। और सैंपल स्पेस कौन सा, एक पासा उछाला तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। और आप देख सकते हैं इन दोनों इवेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, ये इवन नंबर का मतलब क्या होता है, 2 4 6, और विषम संख्या आने की घटना 135, ओड नंबर में 135। आप इन दोनों को मिला के देख लीजिए, है ना, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए तो हमें ये सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ये पहली कंडीशन। और इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है ना, कॉमन एलिमेंट नहीं है, दूसरी कंडीशन। और दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, इसकी 3/6 और इसकी 3/6। लेकिन क्वेश्चन में चेक करने का तरीका वही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के आप प्लस कर लीजिए, 1 आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में किस तरह से चेक करोगे कि सैंपल स्पेस का पार्टीशन ये है, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। और ये जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस के पार्टीशंस पे ही अप्लाई होती है। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया ये एक पार्टीशन है, तब क्या होगा, कुछ बातें हमें लिखनी पड़ेगी। देखो अगर ये पार्टीशन है तो E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, इस तरह से सभी पार्टीशंस का जो यूनियन है ये एस हो जाएगा। पार्टीशन की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, कोई से भी दो इवेंट ले लीजिए, कोई से भी दो पार्टीशन आप ले लीजिए अलग अलग, तो वो डिसजॉइंट होंगे। और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नॉट इक्वल जे, और आई जे की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 से लेकर n तक। और तीसरी बात क्या होती है पार्टीशन में, ये मैंने आपको बताई थी, वही बात मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी EI ग्रेटर देन 0, है ना। आई की वैल्यू तो 1 से लेकर n है। अब यहाँ पर देखो हम इस इवेंट ए की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इवेंट ए की। लिखिए आप, माना ए प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस के संगत कोई घटना है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ए इज एनी इवेंट करस्पॉन्डिंग टू सैंपल स्पेस। अब यहां पर इस ए की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करें, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तब ए क्या होगा, पहले तो हम ए निकालेंगे। देखो ए कैसे निकालें, हमने मान लिया कि ए क्या है, इस सैंपल क्या मान लिया, सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई इवेंट है। तो यहाँ पर इस ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हम बात करेंगे ए की। तो ए होता क्या है, देखो अगर हम इस ए का इंटरसेक्शन एस से ले लेते हैं तो हमें ए मिल जाएगा, कॉमन सी बात है। ये पूरा का पूरा क्या है, रेक्टेंगल एस सैंपल स्पेस, और ये है इवेंट ए। दोनों का अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो वो इवेंट ए होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस किसके इक्वल होता है, सभी पार्टीशंस के यूनियन के इक्वल। तो यहाँ पर हम एस की जगह क्या लिख सकते हैं,
देखो कितना आसान है कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान। ठीक है, ये सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन की डेफिनेशन से एस की वैल्यू इसके इक्वल होती है, इस बात को यहाँ पर लिखवा दिया है। अब देखो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब क्या होता है, बंटनता गुणधर्म, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ देखो, यहाँ जल्दबाजी में इंटरसेक्शन लगा दिया, यहाँ तो यूनियन है ना, सभी का यूनियन किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल। ठीक है, यहाँ भी देखो यूनियन है, ये पार्टीशन था इसलिए। तो यहाँ पर देखिए एस की जगह हमने ये लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहे हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। यूनियन तो अपनी जगह फिक्स है, यूनियन अपनी जगह फिक्स है, केवल इंटरसेक्शन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, E2, फिर उसके बाद यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, ये लीजिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें तो एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने क्या माना था, ए इज एनी इवेंट करस्पॉन्डिंग टू सैंपल स्पेस। ए क्या है, प्रतिदर्श समष्टि के संगत कोई घटना है, तब यहाँ पर ए इसके इक्वल होगा, और इसको हम सोल्व करेंगे इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, और देखो प्रोबेबिलिटी लेंगे, लेकिन हम इनकी अगर हम बात करें, देखो ये सब क्या हैं, ये सब डिसजॉइंट हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पार्टीशन को आप देखें, ए का अगर हम E2 के साथ देखें तो E2 के साथ देखो ये कॉमन पार्ट आ रहा है। अब आप यहाँ देख लें, देखो ए का इस E2 के साथ कॉमन पार्ट ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस E3 के साथ कॉमन पार्ट, तो E3 के साथ कॉमन पार्ट ये है। तो इस इवेंट ए का जितने भी पार्टीशन हैं, सभी के साथ कॉमन पार्ट अलग अलग है ना। इनमें देखो, इनमें फिर आपस में कोई कॉमन नहीं होगा। ये रेड कलर क्या है यहाँ पर, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो है ए इंटरसेक्शन E2। देखो ग्रीन कलर वाला जो भी कॉमन पार्ट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन E3, और ले सकते हैं हम, ठीक है। एक ऑरेंज ले लेते हैं, इस तरह से जो भी है इस कलर से मैंने लिखा है। और ये वाला जो कॉमन पार्ट है वो किसके साथ है, देखो ए इंटरसेक्शन E4, है ना, E4 के साथ। तो यहाँ पर आप चाहे ये देखो या फिर ये और ये, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ये आपस में क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई, इसे हम डिसजॉइंट भी कह सकते हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है, अपवर्जी है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। चलिए इसको तो मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये जितनी भी इवेंट्स हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, E1, E2, EN, इनमें कोई कॉमन नहीं है। ये बात हमने यहाँ पर लिखी थी, ये पार्टीशन की डेफिनेशन आप देखो, जितने भी इवेंट है उनमें कोई भी आपस में कॉमन नहीं है। तो जब इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है, तो फिर यहाँ अगर कोई ए इवेंट होती है और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ए का इन सभी के साथ जो इंटरसेक्शन होगा उसमें भी कोई कॉमन नहीं होगा। जब इन सब में कोई कॉमन नहीं है, तो ए का अगर हम इन सब के साथ कॉमन लेंगे तो उनमें भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा। दैट इज ये वाली इवेंट, ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट, ये आपस में क्या हो जाएगी, डिसजॉइंट, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। और जब कॉमन नहीं होगा तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अपवर्जी घटनाएं। तो यहाँ पर एक बात लिखना हमें, लिखो यहाँ ए इंटरसेक्शन, इसको चाहे तो देखो रनिंग में आप लिख लो, है ना, ज़्यादा हम इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे, रनिंग में चलने दो आप। देखो यहाँ पर इम्प्लाइज करके मैं बता देता हूँ, अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर यूनियन आ रहा है देखो, और जहाँ यूनियन आ जाता है
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ये प्रायिकता का योग सिद्धांत होता है ना, एडिशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये वाला पार्ट तो यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो देखो अपवर्जी घटनाओं के लिए योग सिद्धांत ये होता है, तो ये वाला सिद्धांत यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये सब क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अपवर्जी घटनाएं। तो देखो यहाँ पर जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यहाँ पर क्या है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2, ये वाई हो गई है ना। आप ये देखो, आप यहाँ पर इस तरह से PX प्लस PY प्लस PZ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, जहाँ पर ये X है, ये Y है और ये Z है। अब देखो यहाँ पर प्लस आगे बढ़े, और भी इवेंट है यहाँ, तो A इंटरसेक्शन EN, ठीक है। मैंने 3 इवेंट के लिए बताया था, ये 2 इवेंट के लिए ये होता है, 3 के लिए ये, और इस तरह से अगर n इवेंट्स आ जाती है और सभी की सभी डिसजॉइंट होती है आपस में, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी लें तो इस तरह से हमें मिल जाती। और ये लगाया हमने प्रायिकता का योग सिद्धांत, और इसका रीजन आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो स्पेस कम है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2 और A इंटरसेक्शन EN, आपस में अपवर्जी है, अपवर्जी घटनाएं। देखो अपवर्जी घटनाएं इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट। तो यहाँ पर ये सब क्या हैं, एक्सक्लूसिव हैं। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, प्रायिकता का योग सिद्धांत। ये और क्लियर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर, A इंटरसेक्शन E1। तो यहाँ पर हमने प्रायिकता का योग सिद्धांत लगाया अपवर्जी घटनाओं के लिए। तो इस तरह से देखो, दोनों तरफ अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लें तो हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है, ये वाला रिजल्ट। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। इसको तो वैसे साइड में लिखना था यहाँ पर, और साइड में मैं लिखने का प्रयास कर लेता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे आपको साइड में लिखना है ये बात। ये सब एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हमने इस वजह से यहाँ प्रायिकता का क्या लगा दिया, योग सिद्धांत लगा दिया। चलिए, तो यहाँ पर ये सब इवेंट्स क्या थी, ये जितनी भी इवेंट्स हैं ये सब एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इस वजह से यहाँ पर प्रायिकता के योग सिद्धांत से हमें ये मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब इसको कैसे फाइंड करें। यहाँ पर आप देखो ये इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरी लगेगी। जब यूनियन आ जाता है तो एडिशन थ्योरी, यहाँ प्रायिकता का योग सिद्धांत लगता है और यहाँ पर प्रायिकता का गुणन सिद्धांत लगता है। ये तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसकी अगर हम बात करें, वैसे मैं यहाँ पे बता दूंगा, चलो एक ही बात है। यहाँ देखें आप, तो देखो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। देखो सबसे पहले मान लीजिए घटना A घटित हो गई, पहले घटना A घटित हो गई, अब हम B की प्रायिकता निकाल रहे हैं।
तो बी की प्रायिकता निकालते समय हम किसका ध्यान रखेंगे? ए का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ए बी पर प्रभाव डाल दे, है ना। तो जो घटना घट जाती है उसका हम ध्यान रखते हैं, और एक की घटना को, इस ए की घटना को ध्यान में रखते हुए बी की घटना निकालना, है ना, बी घटना की प्रायिकता निकालना। तो ए को ध्यान में रखते हुए बी की प्रायिकता निकालना, यही तो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता। और देखिए, अगर सपोज कीजिए यहां पर ये बी पहले घटित हो गई, तो क्या प्रोबेबिलिटी बी, और उसके बाद हम किसकी निकाल रहे हैं? घटना ए की प्रायिकता, जबकि बी घटित हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ए की प्रायिकता और उसके बाद बी की प्रायिकता, जबकि ए घटित हो चुकी है। और यहाँ पर देखो बी की प्रायिकता निकाल ली हमने, उसके बाद हम निकाल रहे हैं ए की प्रायिकता, जबकि बी घटित हो चुकी है। तो देखो इसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, जो भी आप चाहो वैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टीशन किया था हमने सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो घटना E1 घटित हो गई, आप कोई सी भी लिख सकते हो पहले। जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी लिखा तो उधर ए बाई बी आ जाएगा, और इधर प्रोबेबिलिटी ए लिखा तो फिर इधर बी बाई ए आ जाएगा। ये होता है प्रायिकता का गुणन सिद्धांत, जिसे हम मिश्र प्रायिकता नियम भी कहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी या फिर कंपाउंड थ्योरी। अब देखो यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या हो जाता है? देखो स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रोबेबिलिटी x अपॉन वाई, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी x। जब x y से इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो y x पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, है ना, इस x की प्रायिकता पर y का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये वाली बात यहाँ से हटा देंगे, अपॉन में हम y का ध्यान नहीं रखेंगे ना। तो देखो ये इस तरह से स्वतंत्र घटनाओं के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए। तो देखो रिजल्ट हमें ये मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी, और इधर भी वही रिजल्ट आया है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको साइड में बताई थी, इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी ए, और जबकि E1 घटित हो चुकी है। आगे देखो प्रोबेबिलिटी E2, और उसके बाद हम निकाल रहे हैं ए की प्रोबेबिलिटी, जबकि E2 घटित हो चुकी है ना। और इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो प्रोबेबिलिटी En और प्रोबेबिलिटी A बाई En, ये प्रायिकता का गुणन सिद्धांत हमने लगाया, है ना। ये अभी मैंने आपको बताया था, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। ये वाला नियम यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था एक ही बात है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बाकी हमने ये वाला लगाया, बाद वाली इवेंट को पहले लिखा, क्योंकि ये पहले घटित हुई है, पहले पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद हमने एक इवेंट ली ए, और उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी इस तरह से हमें मिली है। और देखो यही है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। दिस इज फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यही है देखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। चलो थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। यही कहलाती है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। क्या कहलाती है? यह है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। तो देखो ये जो प्रोसेस है ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, ये प्रोसेस होती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं।
और एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक पासा उछालने पर देखो, एक पासे को आप टॉस करो तो हमें 1 to 6 तक रिजल्ट मिल सकते हैं, कोई सा भी रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर हम एक पार्टीशन ले लेते हैं, क्योंकि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें एक पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लेते हैं एक इवेंट ई है, सपोज दैट ई इज एनी इवेंट, और ई का मतलब क्या है? देखो, ई का मतलब है यहां पर इवन नंबर आना, सम संख्या आना। सम संख्या की एक घटना है, मैं डायरेक्ट इवेंट ही लिख देता हूं, एक ही बात है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, सम संख्याओं की घटना है। और E2 मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, ये लीजिए। तो यहां पर देखो E1 E2 क्या है, तब E1 E2 क्या होगा? तब E1 तथा E2 एस का विभाजन होगा, पार्टीशन। देखो, एस क्या है यहाँ पर? सैंपल स्पेस है ना, प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी? अगर आप E1 यूनियन E2 लेके देखो, दोनों का यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? E1 और E2 में कोई कॉमन नहीं है ना। ये सब पार्टीशन की डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। ये सब पार्टीशन के तीन कंसेप्ट होते हैं, तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें E1 और E2 की, तो 0 से बड़ी होगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6 से 3/6। तो यहाँ पर ये E1 E2 क्या कर रहे हैं? पार्टीशन का काम कर रहे हैं। और पार्टीशंस की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 होना चाहिए, है ना। 1 होता है, आप निकाल के देखोगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, हम प्रोबेबिलिटी ए ज्ञात करेंगे। सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई घटना ले लेते हैं। देखो, मान लीजिए, माना ए इक्वल, अब देखो प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, और इवेंट का मतलब क्या है? प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। इवेंट का मतलब ही तो एस का सबसेट है। एस का सबसेट मैंने ले लिया 1 2 3। माना ए इक्वल 1 2 3, प्रतिदर्श समष्टि, और प्रतिदर्श समष्टि कौन है? एस के संगत कोई घटना है। प्रतिदर्श समष्टि एस के संगत एक घटना है, ये लीजिए। देखो, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये एक सिंपल से एग्जाम लिया, एक डाइस है जिसे हमने टॉस किया, इतने रिजल्ट मिलेंगे। एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। ये दोनों क्या है? पार्टीशन, विभाजन। किसका? एस का। क्योंकि यहाँ पर ये E1 E2 का इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, और इनकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है। तो ये सब सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन है उसकी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, इसलिए ये दोनों पार्टीशन है, ठीक है, E1 E2। और साथ में हमने कोई इवेंट ले ली, तब प्रायिकता के, संपूर्ण प्रायिकता नियमानुसार, है ना, लिखो आप, तब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से
देखो प्रोबेबिलिटी ए कैसे निकलेगी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हमने ये कंसेप्ट देखा था, है ना। पार्टीशन क्या है यहाँ पर, E1 E2। तो देखो पार्टीशन प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी A/E2। देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है, ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एस के करस्पॉन्डिंग आप कोई सी भी इवेंट ले लीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे E1 E2 E3 E4 ये जितनी भी इवेंट्स हैं ये सैंपल स्पेस का पार्टीशंस होना चाहिए। सैंपल स्पेस के पार्टीशंस के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, जब हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को देखा तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पार्टीशन लेके चले थे, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये हो गई थ्योरम। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी E1, इसकी डेफिनेशन समझना। E1 क्या है यहाँ पर 2 4 6। तो देखो एक पासा उछाला, सम संख्या आने की घटना की प्रायिकता, है ना। E1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6। आगे बढ़ते हैं A/E1। देखो ए की प्रोबेबिलिटी, E/E1 का मतलब क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, जबकि E1 घटित हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर E1 के फेवरेबल कंडीशंस ले लीजिए और ए की फेवरेबल कंडीशंस ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दो तरह बताऊंगा, देखो दो तरह से इसको सोल्व करना बताऊंगा। एक तरीका तो ये सिंपल जो डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी, इस तरह से जो कॉमन इवेंट है दोनों की उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी, है ना। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो बी की फेवरेबल कंडीशंस, बी की क्या हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल स्थितियां। और ऊपर इवेंट कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो फेवरेबल कंडीशन है वो यहाँ ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की फेवरेबल कंडीशन, और देखो टोटल कंडीशन से आप डिवाइड कर दोगे, बात वही आ जाएगी। देखो ऊपर नीचे अगर हम एन से डिवाइड कर देंगे, अनुकूल स्थितियों को अगर हम कुल स्थितियों से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है ना। तो हमने वो टोटल कंडीशंस यहाँ पर दोनों तरफ हमने कैंसिल कर दी ऊपर नीचे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की फेवरेबल कंडीशन और बी की फेवरेबल कंडीशन आप यहाँ लिख दीजिए, तो आपको डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखो यहाँ ए की फेवरेबल कंडीशंस कितनी हैं, ये रही। इस इवेंट ए को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो इस ए की फेवरेबल कंडीशंस कितनी हैं, 3, काउंट कर लीजिए 1 2 3। और नीचे क्या है यहाँ पर E1। तो E1 देखो यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने आपको, देखो यहाँ तो किसकी आएगी, इन दोनों की कॉमन। ऊपर देखो ना यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ इन दोनों की जो कॉमन कंडीशन है ए और E1 की, तो ये रही इवेंट ए और E1 और ये रही E1। देखो दोनों में कॉमन कंडीशंस कितनी है, 2 4 6 और 1 2 3। तो केवल ए की है, दोनों में कॉमन कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए और ई दोनों की कॉमन कंडीशंस कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इस बी की फेवरेबल कंडीशन, और बी की फेवरेबल, बी का मतलब क्या है, E1। E1 की फेवरेबल कंडीशन कितनी है यहाँ पर, 3। और आप कैसे निकाल लो, देखो ये कोई नई बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी A/E1 आप अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी। देखो ये फॉर्मूला होता है इसका। अब A इंटरसेक्शन E1, ये A और ये E1, इन दोनों में केवल एक एलिमेंट कॉमन है आउट ऑफ 6। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी A इंटरसेक्शन E1 की। और देखो E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, 3 आउट ऑफ 6। तो यहाँ अगर आप 6 से 6 कैंसिल कर दोगे ना, तो कैंसिल करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो अगर कैंसिल कर दोगे 6 से 6 तो यहाँ पर हमें 1/3 मिलेगा।
और मैंने भी क्या लिखा है यहाँ पर 1/3। तो 1 क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन E1 की फेवरेबल कंडीशंस, और यहाँ पर 3 क्या है, इस E1 की फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ नीचे जो घटना है उसकी फेवरेबल कंडीशंस लिख दीजिए और ऊपर जो इवेंट है उसकी फेवरेबल कंडीशंस लिख लीजिए। ये एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, शॉर्ट मेथड बता दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत छोटी सी बात है। अब देखो यहाँ पर E2, ये जो E2 है, E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 में कितने केस हैं टोटल, 3/6। अब यहाँ पर देखो A/E2 निकालना है, तो A और E2 के कॉमन केस कितने हैं A और E2 कहाँ गया, देखो A ये रहा और ये रहा E2, ये E2 और ये दोनों में देखो एक तो 1 कॉमन है और 1 के बाद 3 भी कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। चलिए अब यहाँ पर देखो A और E2 में 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट इतने हो गए, और E2 की कंडीशंस कितनी है, फेवरेबल कंडीशंस 3, तो ये लीजिए 3। अब आप इसको सोल्व कीजिए, देखो सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम इन्हें सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखो कॉमन एलसीएम तो आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3 और 6 यानी 9, और ये हो गया देखो 1/2, और यही है प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू। देखो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू हमने यहाँ पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाली, लेकिन हम ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखो हम इस आंसर को कैसे चेक करें, देखो यहाँ पर एक पासा उछाला, एक पासा उछालने पर 1 2 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 या 3। तो देखो इसके कितने केस हैं, 3 फेवरेबल कंडीशन हैं यहाँ पर, है ना। इस इवेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए। तो यहाँ पर ए की फेवरेबल कंडीशंस कितनी हैं, अनुकूल स्थितियाँ 3, और टोटल कंडीशंस कितनी है, एक पासे को उछालोगे टोटल कंडीशन 6 होगी, ये लीजिए। तो देखो रिजल्ट तो डायरेक्ट ही आ रहा था, सीधे सीधे यहाँ पर इस घटना की प्रायिकता 3/6, 10th क्लास का क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम इसको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से करें तो भी वही रिजल्ट आ रहा है 1/2। तो ये बताने का मतलब ये था यहाँ पर कि हम यहाँ पर देख सकें, समझ सकें कि किस तरह से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई की जाती है। तो ये तो बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी से आ रहा है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, सीधे हमें 1/2 मिल जाएगा, लेकिन इसी रिजल्ट को हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाला। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें समझना है मेन तो बेस थ्योरम, हमारा मेन टारगेट क्या था, बेस थ्योरम, लेकिन उससे पहले ये सब बेसिक्स हमें समझने होंगे, है ना, और ये हमने समझ लिए। उसमें एक तो पार्टीशन था, पार्टीशन के बाद ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जिसका प्रूफ मैंने बता दिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम इस एक एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर बेस थ्योरम को किस तरह से समझें, देखो बेस थ्योरम को समझने के लिए देखिए हम 3 बेग ले लेते हैं, बेग फर्स्ट, बेग सेकंड और बेग थर्ड। बेस थ्योरम को अगर समझना है तो इस एग्जाम्पल पर आप फोकस करें जो मैं बता रहा हूं। इसमें ब्लैक एंड वाइट 2 तरह की बॉल है, ब्लैक वाइट, ब्लैक और वाइट। देखो इसमें 3 और 2 और इसमें 4 1 और इसमें ले लेते हैं हम, इधर 3 2 है तो इधर 2 3 कर लेते हैं, एक ही बात है। हमने सभी में बॉल कितनी रखी, 5, अलग अलग भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सभी में 5 हो। देखो यहाँ पर ये पहले बैग की कंडीशन, ये सेकंड बैग और ये थर्ड बैग, सभी में 5-5 बॉल है। टोटल कितनी है सभी में, इसमें भी टोटल 5 है, यहाँ भी टोटल कीजिए 5 और यहाँ भी टोटल कीजिए 5। देखो बेस थ्योरम से हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्वेश्चन को समझने का तरीका है, क्वेश्चन को समझें और हम वहाँ पर क्या अप्लाई करें,
हम जनरल थ्योरी अप्लाई करें या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरी या फिर बेस थ्योरम, तो ये बात हमें समझना है इस एग्जाम्पल से। देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पर 3 बैग हैं, हमने किसी बैग में रेंडमली एक बैग को सेलेक्ट किया। टोटल 3 बैग है, रेंडमली हमने एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल निकाल ली। अब यहाँ पर देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि हमने कौन सा बैग सेलेक्ट किया, रेंडमली अचानक हमने एक बैग में हाथ चलाया और एक बॉल निकाल ली, और निकाली गई बॉल क्या है, वाइट है। एक बॉल हम निकाल लेते हैं रेंडमली, और उससे पहले हम एक बैग सेलेक्ट करते हैं। तो हमने 3 बैग में से रेंडमली एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली गई बॉल क्या है, वाइट है। तो यहां पर देखो, अगर हमें ये पता लग जाए, ये कंफर्म हो जाए कि हमने ये वाइट बॉल पहले बैग से निकाली, अगर ये कंफर्म हो जाए तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5। पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी वाइट है, 2/5, तो 2/5। तो पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अगर ये कंफर्म हो जाए कि दूसरा बैग कंफर्म हो जाए, दूसरे बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और तीसरे बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5। तो बैग अगर कंफर्म हो जाता है तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तो क्लासिकल थ्योरी से हम निकाल लेंगे, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर हमने रेंडमली एक बैग सेलेक्ट किया, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ कौन सा बैग सेलेक्ट किया ना, रेंडमली का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर देखो यादृच्छिक रूप से रेंडमली हमने एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से एक वाइट बॉल निकाल ली। क्या प्रायिकता है कि वह वाइट बॉल पहले बैग से ही निकले। अब थोड़ा सा यहाँ उल्टा सोच रहे हैं हम, देखो पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो 2/5 पहले बैग से, लेकिन यहाँ पर हम रेंडमली एक बैग सेलेक्ट करते हैं और उसमें से एक वाइट बॉल निकालते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि वो वाइट बॉल पहले बैग से निकलेगी या फिर दूसरे से निकली है या फिर तीसरे से निकली है। तो यहाँ पर हम जस्ट इनवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक और जनरल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो, है ना, आप भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो, पीछे से अचानक किसी ने चांटा मार दिया आपके, है ना, भीड़ में पीछे से किसी ने चांटा मार दिया। अब आपने पलट के देखा, और जैसे पलट के देखा तो 3 व्यक्ति आपको दिखे, और 3 व्यक्ति सबके सब मुस्कुरा रहे हैं। अब आपके चांटा तो पड़ चुका है, वो तीनों के तीनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन घर आके आप सोच रहे हो कि मेरे चांटा किसने मारा होगा रे, मेरे चांटा किसने मारा। तो आप घर जाके आइडिया ले रहे हो, तो वहां पर देखो आपके चांटा पड़ चुका है। आपने जैसे ही पलट के देखा तो आप घर आकर विचार कर रहे हो कि वहां जब मैंने उन तीनों को देखा तो उसमें से किसने मेरे चांटा मारा होगा रे। तो वहां पर देखो हम जस्ट उल्टा सोचेंगे। हाँ, अगर वहां पर अगर कंफर्म हो जाता, भीड़ में यदि कंफर्म हो जाए कि चांटा उस पहले व्यक्ति ने मारा है, अगर वो चांटा मारते हुए अगर दिख जाता तो फिर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती, वहीं के वहीं प्रोबेबिलिटी निकल जाती। जैसे यहाँ बैग कंफर्म हो जाता ना, बैग अगर कंफर्म हो जाए तो प्रोबेबिलिटी वहीं निकल जाएगी। तो देखो वहां पर अगर कंफर्म हो जाए कि चांटा किसने मारा तो प्रोबेबिलिटी वहीं निकल जाएगी। लेकिन आप घर आकर सोच रहे हो और आइडिया लगा रहे हो कि किसने मारा होगा चांटा, तो यहाँ पर जस्ट हम उल्टा सोच रहे हैं, तो यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझो। हमने क्या किया, किसी बैग से रेंडमली एक वाइट बॉल निकाली, ठीक है, एक बैग को सेलेक्ट किया रेंडमली और उसमें से एक वाइट बॉल निकाल ली। फिर हम सोच रहे हैं कि वो वाइट बॉल पहले बैग से निकली या दूसरे से निकली या तीसरे से निकली। तो यहाँ पर हम बेस थ्योरम का यूज करेंगे। अभी मैं सभी एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब अप्लाई करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप समझें इसको, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं। ये एक एग्जाम्पल है। अब यहां पर देखो 3 तरह की बातें मैं करूंगा। पहले थैले से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, है ना। एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लें कि यहां पर पहले थैले से वाइट बॉल निकाल ली जाए, है ना, पहले थैले से एक बॉल निकाल ली जाए। अगर वो वाइट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरे थैले से अगर वाइट बॉल निकाली जाए 1/5, तीसरे थैले से निकाली जाए तो 3/5। तो ये तो एक क्लासिकल थ्योरी है।
अब देखो हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं ना, बेस थ्योरम की तो मैंने बात बता दी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे ये 3 बैग हैं, हमने एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से, अब वो एक बैग सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा किया, ये फिक्स नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं हमने कोई सा भी एक बैग सेलेक्ट किया और एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट है। हमने एक बैग सेलेक्ट किया और एक वाइट बॉल निकाली, ठीक है, तो एक बॉल निकाली है ना, एक बैग सेलेक्ट करके बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट है। तो यहां पर लगेगी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्यों लगेगी, देखो एक बैग हमने सेलेक्ट किया, तो मान लीजिए पहला बैग सेलेक्ट करना E1, दूसरा बैग सेलेक्ट करना E2 और तीसरा बैग सेलेक्ट करना E3। तो देखो यहाँ पर हमने पहला बैग सेलेक्ट किया और ए मान लीजिए वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है ना, उस बॉल का वाइट होना, क्या है वो इवेंट ए। तो देखो यहाँ पर पहला बैग हमने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद वाइट बॉल निकलेगी, ठीक है। तो पहले बैग यहाँ पर देखो पहला बैग सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। हम यहाँ पर ये निकालना चाह रहे हैं, तो वाइट बॉल देखो पहले थैले से भी निकल सकती है, दूसरे से भी निकल सकती है और तीसरे से भी निकल सकती है। तो देखो दूसरे थैले से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो हमने दूसरा थैला सेलेक्ट किया है ना, ये दूसरा बैग सेलेक्ट किया और उस दूसरे बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी किससे, दूसरे बैग से। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, वाइट बॉल, और E2 का मतलब क्या है, दूसरा बैग आपने सेलेक्ट कर लिया है। फिर आगे देखिए, पहले आपने तीसरा बैग सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसमें से वाइट बॉल निकाली, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 3 थैले हैं, हमने एक थैले का चयन किया और उसमें से एक गेंद निकाली, तो उस गेंद के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। अब वो गेंद जो वाइट होगी ना, वो 3 तरह से हो सकती है, पहले थैले से, दूसरे थैले से या तीसरे थैले से। तो देखो पहले थैले से या दूसरे थैले से या फिर तीसरे थैले से, है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट बैग से, पहले फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया और उसमें से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग सेलेक्ट और उसमें से वाइट बॉल, थर्ड बॉल सेलेक्ट और थर्ड बैग सेलेक्ट और उसमें से वाइट बॉल। तो यहाँ पर देखो यहाँ लगेगी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और बेस थ्योरम तो मैं बता ही चुका हूँ, आपने तीनों बैग में से रेंडमली एक बैग सेलेक्ट किया है ना, तीनों में से रेंडमली एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से आपने उस बैग से वाइट बॉल निकाल ली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल पहले बैग से निकले। तो देखो वाइट बॉल तो निकल चुकी है, हम यहाँ पर बाद में क्या आइडिया लगा रहे हैं कि वो वाइट बॉल पहले बैग से निकले या दूसरे से निकले या तीसरे से निकले। तो यहाँ जस्ट हम उल्टा सोच रहे हैं, उस बॉल के लिए बैग की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाती है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए बेस थ्योरम होती क्या है ये तो आपको पता लग गया, कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है, थ्योरम क्या होती है, इसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, और प्रूफ भी हम देखेंगे, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आप समझ लें। देखो बेस थ्योरम किस पे लगती है, और इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, साइड में लिख लीजिए, प्रतिलोम प्रायिकता। देखो बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, ये भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन पे अप्लाई होती है। E1, E2, E3 और En, प्रतिदर्श समष्टि का एक विभाजन है पार्टीशन। देखो पार्टीशन है तो क्या होगा अगर पार्टीशन है तो हम इस तरह से लेंगे जैसा हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में लिया था। देखो इसका प्रूफ लिखेंगे तब हम बात करेंगे, तब पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। देखो बेस थ्योरम के अनुसार
कंडीशन आप समझें, बेस थ्योरम के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई आई डिवाइड बाय सिग्मा जे इक्वल 1 to n प्रोबेबिलिटी ई जे और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई जे। देखो ये होती है बेस थ्योरम, अभी हम इसे प्रूफ भी करेंगे। और यहाँ पर जब हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात की थी, तो देखो ये जो थ्योरम है, यहाँ पर इस थ्योरम को हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं समेशन में भी लिख के बता देता हूँ। देखो ये जो थ्योरम है, implies that probability A यहाँ पर देखो ये जितने भी टर्म्स हैं इनको हम समेशन में भी लिख सकते हैं। तो देखो मैंने समेशन में लिख के नहीं बताया था, हम बेस थ्योरम में वहाँ पर हम समेशन लगाते हैं सिग्मा। तो यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स हैं उसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो सिग्मा प्रोबेबिलिटी ई जे, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई जे, और यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे हम, j इक्वल 1 to n। तो देखो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जो थ्योरम हमने देखो ऊपर लिखी थी उसको हमने इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख ली है, शॉर्ट फॉर्म में समेशन लगाकर। तो देखो ये इतनी बड़ी जो थ्योरम है उसको हम शॉर्ट में हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। और j की वैल्यू क्या है, यहाँ पर j की वैल्यू है 1 to n। जब आप समेशन की डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ आप जे की जगह आई भी ले सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट मैं बेस थ्योरम में यूज करूँगा, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंबल क्या लिया है, जे। तो इसका एक एग्जाम्पल हो ही गया था। अब देखो यहाँ पर हम बेस थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो ये होती है बेस थ्योरम। यहाँ पर देखो ये जो E1 E2 E3 होते हैं ये सब सैंपल स्पेस के पार्टीशन होते हैं। तो यहाँ पर देखो जब पार्टीशन आपको पता लग जाए, जैसे हम बैग 3 बैग वाला एग्जाम्पल लिया था, तो पहला बैग सेलेक्ट करना, दूसरा बैग सेलेक्ट करना, ये सब E1 E2 E3 है। क्योंकि E1 मान लिया पहले बैग का चयन है ना, दूसरे बैग को सेलेक्ट करना E2, तीसरे बैग को सेलेक्ट करना E3। 3 ही बैग है और 3 में से एक बैग सेलेक्ट करना, सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 बैग है, 3 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। और तीनों की प्रोबेबिलिटी का आप सम कीजिए, प्लस कीजिए इन्हें, तो ये 1 आ जाता है। तो ये बन गया सैंपल स्पेस का पार्टीशन। तो 3 बैग हैं और उन्हें एक सेलेक्ट किया जाता है, तो वो पार्टीशन बन जाता है। तो यहाँ देखो ये E1 E2 ये सब क्या है, पार्टीशन। तो देखो जब बैग दे दिया जाए तो उसमें से किसी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल लोगे, है ना। पहले बैग से वाइट बॉल, दूसरे बैग से वाइट बॉल, तीसरे बैग से वाइट बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल लोगे। तो A/E1 तो आप निकाल लोगे। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, आपको ये निकालना है ना। आई की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। आई की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट साइड में देखो प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1, और यहाँ डिनोमिनेटर में देखो टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी। जे की वैल्यू 1 रखोगे तो E1, प्रोबेबिलिटी A/E1, फिर उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2, और उसके बाद देखो 3 बैग है तो प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग और प्रोबेबिलिटी A/E3। जस्ट अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हम 3 बैग है ना, 3 बैग में से हमने क्या किया, एक वाइट बॉल निकाली, है ना, निकाली गई, एक गेंद निकाली। अगर वो गेंद वाइट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकले,
तो वो हो जाएगी E1/A। देखो ए का मतलब क्या है, वाइट बॉल निकाल ली, ठीक है। अब वाइट बॉल कौन से बेग से निकली, पहले बेग से, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी E1/A और वो इस तरह से निकलेगी। और ये सभी इवेंट्स तो आप निकाल सकते हो, है ना, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी E1 क्या हो जाएगी, पहले बेग का चयन करना, तो 1/3, ये 1/3, ये भी 1/3। अब देखो यहाँ पर A/E1 का मतलब क्या है, ए का मतलब तो निकाली गई बॉल का वाइट होना, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहला थैला दे दिया है। E1 का मतलब पहले बैग को आपने सेलेक्ट कर लिया है। जब बैग आपके पास होगा तो उसमें से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तो आप इजीली निकाल लोगे डायरेक्ट, तो ये भी निकल जाएगी। तो ये सब आप बैग के अकॉर्डिंग निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पर हमें बेस थ्योरम में ये निकालना है। देखो, तो राइट साइड वाली वैल्यूज तो आप इजीली निकाल लोगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल। तो देखो प्रोबेबिलिटी E1/A, E2/A, इस तरह से अगर आपको निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल दूसरे थैले से निकले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल तीसरे थैले से निकली होगी, तो वहाँ पर हमें ये निकालना है। तो ये बेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इस तरह से हम बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इतनी सी बात, एक बॉल आपने निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकले, तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे बैग से निकले, तो यहाँ आई की जगह क्या ले लेंगे, 2, है ना। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीसरे बैग से निकले, तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी E3/A। तो लिख लीजिए आप, ये है बेस थ्योरम और इसे हमें प्रूफ करना है। देखो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो कुछ पार्टीशन हम ले लेते हैं, माना E1, E2 और En क्या है, पार्टीशन है, प्रतिदर्श समष्टि एस का विभाजन है। विभाजन है तो क्या होगा, देखो विभाजन है तो वही 3 बातें। पहली बात क्या है, E1 यूनियन E2 सभी को आप मिलाओगे, किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल। और पार्टीशन है तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, पार्टीशन की क्या डेफिनेशन है ना, वो मैं बता चुका हूँ। ये E1 है, ये क्या हो गया E2, और इस तरह से सपोज कीजिए ये E3 है ना, और आगे चलेंगे कहीं ना कहीं लास्ट वाली मिल जाएगी En, क्या है ये, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर देखिए ये पार्टीशन है, और पार्टीशन में और क्या होता है, देखो सभी इवेंट्स क्या होती है, डिसजॉइंट होती है ना, E1 E2 और E1 E3। तो यहाँ पर हम जनरल केस ले लेंगे, EI इंटरसेक्शन EJ, डिसजॉइंट है, फाई है, और यहाँ पर I की वैल्यू J के इक्वल नहीं है, ठीक है। IJ तो 1 से लेकर N है। और देखिए तीसरी बात, जितने भी पार्टीशन है सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होती है, फॉर एवरी I इक्वल 1 2 अप टू N। अब यहां पर देखो, ये सैंपल स्पेस, अब यहां पर देखिए हमें बेस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो बेस थ्योरम में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम के जो अपॉन में देखो ये जो कंडीशन है, ये जो टर्म है, ये हमने यहाँ देखी थी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो पहले तो हमें इसके लिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूफ करना होगा, और वो कैसे प्रूफ करते हैं, देखो मान लेते हैं ए क्या है, प्रतिदर्श समष्टि एस के संगत कोई घटना है। ठीक है, तो ए क्या है, एनी इवेंट करस्पॉन्डिंग टू सैंपल स्पेस,
ठीक है, इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे ये क्या हो गई, ये E4 हो गई। अब यहां पर आप देखें, अगर ऐसी कंडीशन है तो ए क्या हो जाएगी, ए किसके इक्वल होगी। देखो अभी हमने जो कैलकुलेशन की है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, वो की वही कैलकुलेशन करना है। यहाँ इंटरसेक्शन एस क्या है, E1 यूनियन E2, और ये कोई नई कैलकुलेशन नहीं है। देखो ये सब टर्म्स हम देख चुके हैं, अभी जस्ट हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूफ किया है, वो की वही कैलकुलेशन चल रही है। आगे बढ़ें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, लेफ्ट में ए चल रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट में तो ए है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन और ए इंटरसेक्शन EN। और उसके बाद देखो आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 और यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, हमने कौन सा रूल यहाँ लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। तो ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यहाँ लगा था डिस्ट्रीब्यूशन, तो है ना, इस राइट साइड में। और यहाँ पर देखो हमने दोनों तरफ क्या ली, प्रोबेबिलिटी। जब दोनों तरफ हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो ये वाला केस मिलेगा। कारण क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 आपस में क्या है, आपस में अपवर्जी घटनाएं हैं। ये लीजिए एक्सक्लूसिव है, ये सभी आपस में एक्सक्लूसिव है। और ये बात तो मैं बता चुका हूँ आपको, अगर एक्स वाई अगर एक्सक्लूसिव है ना, एक्स वाई जेड अगर एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ये क्या हो जाती है, PX प्लस PY प्लस PZ। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया, और ये मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरम में। देखो आगे हम बढ़ते हैं, implies that probability A किसके इक्वल होगी। देखो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले हमने बैक का सिलेक्ट किया ना, E1 का मतलब, और उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी A बाई E1, प्रोबेबिलिटी E2, फिर प्रोबेबिलिटी A बाई E2, और उसके बाद लास्ट में ये लीजिए। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इम्प्लाइज करके अगर हम इसको सिग्मा में लिखें समेशन से, तो देखो समेशन J इक्वल 1 to N, और क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी EI। देखो EA ये फिक्स है, यहाँ पर ये वेरी कर रहा है केवल, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी EI और प्रोबेबिलिटी A अपॉन EI। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो कितनी आसानी से हम बेस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू तो हम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हमें बेस थ्योरम में निकालना क्या था वैसे, देखो प्रोबेबिलिटी EI अपॉन A। देखो ये तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो आपने पढ़ रखा होगा, क्या होता है, इन दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी EI इंटरसेक्शन या फिर A इंटरसेक्शन EI, एक ही बात है, दोनों का कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी A बाई B क्या होती है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। तो ये तो सिंपल सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हमने थ्योरम यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है,
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए है, तो प्रोबेबिलिटी ए, और ए क्या है यहाँ पर, ए प्रतिदर्श समष्टि के संगत कोई सी भी घटना है जिसको हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट ये तो निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई आई। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पहले अगर ए घट जाए तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, है ना, ये तो आपको पता है। चलिए तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, सीधे डायरेक्ट हम ये निकालेंगे। तो देखो आप, अब यहाँ क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी ई आई अपॉन ए। देखो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन, कितनी आसानी से निकल रही है देखो, और प्रोबेबिलिटी ए। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम ऊपर की ओर प्रायिकता का गुणन सिद्धांत लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ई आई और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई आई। ये लीजिए, यहाँ पहले घटना ई आई घटित होगी, उसके बाद घटना ए घटित होगी। अब उसके बाद यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, हमने ऊपर चेंजेज किया, तो इसकी जगह हमने ये लिखा, कौन सा नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के गुणन सिद्धांत से। साइड में क्या लिखोगे, प्रायिकता के गुणन सिद्धांत से, है ना, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज के हम इसी पे मैनेज कर लेंगे। देखो अब यहां पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ई आई और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई आई, ये तो एज इट इज हमने लिख दिया, डिवाइड बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ए, और प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख दीजिए ये आप क्या आएगा यहाँ पर, समेशन देखो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है तो हम, चलो आ जाएगा वैसे कोई दिक्कत नहीं, समेशन सिग्मा जे इक्वल 1 to n चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, इतनी भी कहाँ कंजूसी करें, आपको दिखना भी चाहिए, फिर देखो ज़्यादा छोटे हो जाएंगे अक्षर तो दिक्कत आएगी देखने में। चलो इक्वल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, प्रोबेबिलिटी ई आई, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई आई, और डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, पी ऑफ ए की जगह ये रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा जे इक्वल 1 to n ई जे और प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ई जे, और ये जो भी लिखा है हमने किसकी हेल्प से, फ्रॉम 1। तो देखो बेस थ्योरम का जो प्रूफ है वो तो 2 लाइन का है, बेस थ्योरम का प्रूफ केवल 3 स्टेप का है, ये तो हमने आज रिवाइज कर लिया है इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने यहाँ पर देखो ये वाली बात हमने प्रूफ की थी यहाँ पर, तो ये जो भी प्रोसेस यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, ये 2 पेज एज इट इज़ हमने बेस थ्योरम में भी लिखे हैं,
ठीक है। तो बेस थ्योरम में भी हमने पार्टीशन से स्टार्टिंग की थी, यहाँ तक पहुँचे थे इक्वेशन फर्स्ट से, और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर दो नियम लगते हैं, ये तो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, और यहाँ पर पी ऑफ ए की जगह हम क्या रख देते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से वैल्यू। तो इस तरह से हमें ये मिल जाता है, इम्प्लाइज दैट और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी EI/A। तो इस तरह से हमने बेस थ्योरम को प्रूफ कर लिया है। क्या कहलाती है, यह है और यहाँ पर देखो आई की वैल्यू क्या है, ये जो आई है ना यहाँ पे, यहाँ लिख लेना आप, आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू n। अब यहाँ पर देखो क्या प्रायिकता, वो जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, 3 बैग है, उसमें वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है, हमने अचानक एक बैग को सेलेक्ट किया, उसमें से एक वाइट बॉल एक बॉल निकाली है ना, वाइट बॉल नहीं निकाली, एक बॉल निकाली। कितने बैग थे, 3 बैग थे। अचानक एक बैग निकाला, बैग सेलेक्ट किया रेंडमली, है ना, तो रेंडमली हमने एक बैग सेलेक्ट किया कोई सा भी, और उसमें से एक बॉल निकाली, निकाली गई बॉल वाइट है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल पहले बैग से ही निकले? तो पहले बैग को सेलेक्ट करना E1 माना, दूसरा बैग E2 और तीसरे बैग को सेलेक्ट करना E3। तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। अब यहाँ बेस थ्योरम लगा सकते हो। तो थ्योरम किस तरह से अप्लाई करेंगे, 3 बैग है, वाइट ब्लैक बॉल है, 3 में से एक बैग हमने कोई सा भी रेंडमली सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, निकाली गई बॉल वाइट है, निकाली गई बॉल क्या है, वाइट है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल पहले थैले से ही निकले? देखो ये इवेंट हो चुकी है, एक बॉल निकाली, निकाली गई बॉल वाइट है, जो घटना घट चुकी है उसे अपॉन में नीचे लिखेंगे। बाद में हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से ही निकले, पहले बैग का चेन, दैट इज E1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई वाइट बॉल दूसरे थैले की हो, यानी हमें ये निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई बॉल तीसरे थैले से है, तो हमें ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर इतने एग्जाम्पल बताने के बाद बेस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, लास्ट एंड फाइनल। देखो वही एग्जाम्पल हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। एक बैग फर्स्ट है, बैग सेकंड है, और एक बैग थर्ड है। ठीक है, वही एग्जाम्पल हम लेंगे, ब्लैक एंड वाइट वाला। देखो इसमें कुछ ब्लैक है, कुछ वाइट है, ब्लैक बॉल वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक और वाइट। मैं एग्जाम्पल भी उसी तरह से लूँगा। देखो 3 और 2 जो हमने पहले लिए थे, और 2 और 3। ठीक है, कंडीशन ये है। जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में समझाया था वही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लिखेंगे, टोटल कितनी है वो भी लिख लीजिए, टोटल 5, यहाँ टोटल 5 और यहाँ भी टोटल कितनी है 5। देखो पहले एक्सपेरिमेंट को समझो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आप लिखें। यहाँ पर ये वाली बातें नहीं लिखूंगा कि 3 बैग है, किस में कितनी बॉल है, ये तो सब ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा से आपको पता चल रहा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, जिससे एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन की जगह हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो पहले थैले से, है ना, पहले बैग से एक बॉल निकाली जाती है, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी,
उसके वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर बेग कंफर्म हो गया। हमने एक, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, 3 थैले हैं, पहला थैला सेलेक्ट किया और उसमें से एक गेंद निकाली, क्या प्रायिकता की वाइट है? तो पहले थैले से ही निकाली ना, कंफर्म हो गया। और ये कंफर्म हो रहा है ना पहले बैग से। तो देखो पहले बैग से अगर वाइट बॉल की बात करें तो 2/5 ये होती है क्लासिकल थ्योरी, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी से हमने कर लिया, सिंपल। देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझे पहले। यहां पर किसी बैग का चयन करके, देखो तीनों में लैंग्वेज समझना आप, किसी बैग का चयन करके एक बॉल निकाली जाती है। और देखिए यहाँ ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो रेंडम एक्सपेरिमेंट है। मैं बार बार बात नहीं करूँगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि जब रेंडम एक्सपेरिमेंट होता है, रेंडम इवेंट होती है, वहीं प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है ना। कंफर्म होने के बाद तो क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक बैग का चयन करके एक बॉल निकाली जाती है ना, जो भी है रेंडमली, तब निकाली गई बॉल का वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालें? देखो दोनों में अंतर है। यहाँ तो बैग कंफर्म हो गया था, तो सिंपल सी बात है, तो 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है। यहाँ पर देखो एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो वाइट हो? अब यहाँ ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा बैग सेलेक्ट किया, किसी बैग का चयन करके। तो देखो यहाँ पर जो एक बॉल निकलेगी, वाइट बॉल, वो 3 तरह से निकलेगी। वाइट बॉल पहले बैग से निकल सकती है, या दूसरे से निकल सकती है, या तीसरे से निकल सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वाइट बॉल की निकालनी है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे देखो, तो ऐसी कंडीशन में लिखो आप, किसका प्रयोग करेंगे? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये लीजिए, किसका यूज करेंगे यहाँ पर? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और सोल्व कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट भी तो मैंने बता दिया था 2/5। सभी का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, है ना। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे देखो, मान लेते हैं E1 का मतलब क्या है ना, सेलेक्ट बैग फर्स्ट। शॉर्ट में लिखा देता हूँ, देखो बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया, वो इवेंट E1 है। E2 का मतलब क्या है? सेलेक्ट बैग टू, बैग टू का चयन करना। और E3 का मतलब क्या है? सेलेक्ट बैग थर्ड। ठीक है, ये 3 इवेंट्स हमने मानी है, इनको डिफाइन कर दिया है। यहाँ लगेगा देखो सच डेट, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं। E1 इस तरह से, E2 इस तरह से, E3 इस तरह से, है ना। 3 बैग है। अब यहाँ पर देखो 3 बैग में से किसी एक बैग में से, है ना, लैंग्वेज क्या कहती है, किसी एक बैग में से, है ना, एक बैग को सेलेक्ट करके एक बॉल निकाली जाती है। अब वो बैग कौन सा, है ना, तो हमने तीनों केस यहाँ ले लिए। अब यहाँ पर देखो ए एक इवेंट है, इवेंट ए कौन सी है? निकाली गई बॉल वाइट होना, है ना, निकाली गई बॉल वाइट होना।
अब देखो इसी की तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। 3 थैले हैं, किसी एक थैले में से, किसी भी थैले में से, है ना, एक थैले का चयन किया, किसी थैले का चयन करते हुए एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट है? यानी हमें क्या निकालना है? अतः रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी यहां पर? देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ए, है ना, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो बेस थ्योरम नहीं लगेगी। बेस थ्योरम में तो होता क्या कि वाइट बॉल निकली है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल पर्टिकुलर बैग से निकली हो? फर्स्ट बैग से निकली हो तो E1/A निकालना है, और अगर सेकंड बैग से निकली है तो फिर प्रोबेबिलिटी E2/A निकालना है ना। तो वो बेस थ्योरम वाली बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पूछा। यहाँ पर तो सिंपली कहा गया है कि वाइट बॉल निकली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ वाइट बॉल निकली है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल पहले बैग से निकले, यहाँ बेस थ्योरम लगेगी। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? E1 और प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2। देखो 3 बैग है, तीसरे बैग को सेलेक्ट किया और उसमें से वाइट बॉल निकाली। देखो यहाँ पर ऐसे भी चल सकते हो, तो सिंपल एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ वाइट बॉल पहले बैग से निकले, तो देखो पहले बैग को सेलेक्ट किया और उसमें से वाइट बॉल, तो ये ए का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ऊपर लिखते हैं हम, जैसे ऊपर क्या लिख रखा है ए, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी है, जबकि E1 घटना घटित हो चुकी है। यानी E1 का मतलब पहला बैग आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर पहला बैग सेलेक्ट करके उसमें से वाइट बॉल निकाली, या दूसरा बैग सेलेक्ट किया और उसमें से वाइट बॉल निकाली, फिर या तीसरा बैग सेलेक्ट किया उसमें से वाइट बॉल निकाली। तो या का मतलब प्लस, और जहां मैं और बोल रहा हूं वहां पर क्या आ रहा है? इनटू, है ना। दूसरा बैग सेलेक्ट किया और उससे वाइट बॉल निकाली। तो देखो तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। अब देखो यहां पर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो लगा रहे हैं, लेकिन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उनका योग 1 है। देखो 3 बैग में से अगर एक बैग सेलेक्ट किया जाए तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3, और इन सब का योग 1। तो यहाँ पर ये सैंपल स्पेस का एक पार्टीशन हो गया, और सैंपल स्पेस के पार्टीशन के बेस पर टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वो इवेंट सैंपल स्पेस से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखो E1 का मतलब क्या है? पहले बैग का चयन 1/3। अब यहाँ देखो A/E1 का मतलब क्या है? ए का मतलब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहला थैला दे दिया गया है, पहला थैला आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो पहले थैले से वाइट बॉल, तो ये पहला थैला, इससे वाइट बॉल कितनी है? 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 यानी दूसरे बैग का चयन 1/3। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक ही प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक ही प्रोबेबिलिटी, और ये भी एक ही प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन यहाँ पर ये E1 पे डिपेंड करती है, ये E2 पे डिपेंड करती है, और ये E3 पे। और E1 E2 E3 क्या है? बैग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे बैग से आपको दूसरा बैग दे दिया है, आपने दूसरा बैग सेलेक्ट कर लिया है, ऐसी कंडीशन में एक ही प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब वाइट बॉल, तो दूसरे बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1/5 प्लस, अब बात करते हैं E3 की प्रोबेबिलिटी, वही 1/3, और यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी A/3, तो तीसरे थैले से वाइट बॉल, तो तीसरे बैग से वाइट बॉल की कितनी हो जाएगी? 3/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 3/5। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, 2 + 1 + 3, और ये हो जाएगा 15, 6/15, 2/5। दिस इज फाइनल आंसर। 3 और 2 5 और 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। अब देखो तीसरी कंडीशन, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। देखो 3 बैग है, कंडीशन तो ये आपको मैंने बताई दी है, इस तरह से है।
देखो सारी बात यहाँ पर रेंडमली चल रही है, यादृच्छिक रूप से, है ना। यादृच्छिक का मतलब रेंडम। लिखिए आप, यादृच्छिक रूप से, यहाँ क्या लिखा था हमने, किसी वेग का चयन करके, है ना। लैंग्वेज वही रखेंगे, देखो माइनर सा डिफरेंस करूंगा मैं। यादृच्छिक रूप से किसी वेग का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है तथा एक बॉल निकाली जाती है। यदि निकाली गई बॉल, यदि निकाली गई बॉल वाइट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि यह बॉल पहले बेग से निकले। पहले बेग से निकली है। तो देखो यहाँ पर हम बेग पे चले गए, देखो 3 बेग थे, एक बॉल निकाल ली, है ना, रेंडमली, रेंडमली बेग सेलेक्ट की, एक बॉल निकाली, निकाली गई बॉल वाइट है, वो इवेंट हो चुकी है, यानी एक बॉल निकाली जो कि वाइट है। अब हम उल्टा सोच रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बेग से निकले। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। जिसके अनुसार रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो यहाँ एक बॉल हमने निकाली, निकाली गई बॉल वाइट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकले, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो बेस थ्योरम क्या कहती है, काफ़ी बड़ा लिख दिया, देखो बेस थ्योरम क्या कहती है, E1/A। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी सफिक्स में 1 1 आएगा, क्योंकि बेस थ्योरम के स्टेटमेंट को आप समझो, ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखो यहाँ EI/A है तो यहाँ A/EI, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में नहीं देखना, है ना, डिनोमिनेटर में तो फिक्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले थैले से निकले या दूसरे से निकले या तीसरे से निकले, तो केवल यहाँ ऊपर चेंज होगा, यहाँ कोई चेंजेज नहीं होगा, यहाँ तो तीनों के लिए सेम आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सभी पार्टीशंस के लिए होती है। E1 भी आएगा इसमें, E2 भी आएगा, है ना, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, इसका विस्तार करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो E1/A है तो यहाँ इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होता है, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी E1, और E1 के साथ क्या आ जाएगा, A/E1। फिर देखो प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी E3 और प्रोबेबिलिटी A/E3।
तो देखो यहाँ पर ये है फाइनल रिजल्ट। देखो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या प्रायिकता है कि यह बॉल बेग फर्स्ट से, है ना, पहले बेग से, यहाँ देखिए कौन से बेग से, पहले बेग से निकली है। तो पहले बेग से निकली है इसलिए हम E1/a निकाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि दूसरे बेग से, तो दूसरे बेग के लिए क्या करते हैं, यहाँ E2 आ जाता, यहाँ E2 और यहाँ E2, यहाँ कोई चेंजेज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा दूसरे बेग के लिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीसरे बेग से निकले, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ भी 3। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चौथे बैग से निकले तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा क्योंकि 3 ही तो बैग है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो हम तो पहले बैग की बात कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यू फीड कर दीजिए अब वैल्यू कैसे फीड करोगे, देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी E1 कितना है, यहाँ पर पहले बैग का सेलेक्ट किया है ना, पहले बैग को, और A/E1 यानी ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये प्रोबेबिलिटी है A की। A का मतलब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहला बैग आपको दे दिया है, पहला बैग सेलेक्ट कर लिया है। तो पहले बैग से वाइट बॉल कितनी है, देखो 2/5। तो पहले बैग से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी अभी। कहाँ गई, देखो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2/5। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ तो इसकी वैल्यू। और वैसे भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/3 और A/E1 कितना, ये रहा 2/5 प्लस, और E2 कितना है यहाँ पर 1/3। और देखो दूसरे बैग से वाइट बॉल, दूसरे बैग से वाइट बॉल की 1/5, चलो पूरा ही लिख दिया मैंने। और यहाँ पर E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3, और तीसरे थैले से, है ना, वाइट बॉल, तीसरे बैग से वाइट बॉल 3/5। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, अगर हम न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10। ओ 15 होगा ना, यहाँ तो कितना हो जाएगा 2/15। और देखो डिनोमिनेटर को अगर हम सोल्व करें तो हमने पहले भी किया था, देखो 3 और 2 5 और 6/15 ये मिलेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो वो हो जाएगा देखो 15/6, ठीक है। 6/15 पहले भी ये आया था, देखो 6/15, अब ये हो जाएगा 15/6, है ना, डिनोमिनेटर में इसलिए। और देखो यहाँ 15 से 15, 2/6 दैट इज 1/3। तो इसका जो आंसर आया है देखो कितना मिलेगा हमें, 1/3। तो यहाँ पर देखो एक ही एग्जाम्पल से मैंने 3 तरह के क्वेश्चन आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, बिल्कुल जनरल थ्योरी। दूसरे क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल थ्योरी। और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने बेस थ्योरम को काफ़ी डिटेल में समझाया है, और इसको समझने के बाद किसी प्रकार का कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।